अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें जनरल असम्बली के इजलास की। आप जानते हैं कि जनरल असम्बली के इस इजलास में शिरकत के लिए हमारे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क के अंदर। उससे वो खिताब भी कर रहे होंगे ज़ाहिर है UNGA में, लेकिन उससे पहले उनकी वहाँ पहुँचने वाले दीगर ममालिक के जो अहम रहनुमा हैं उनसे साइड लाइन मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसी एक मीटिंग उनकी हुई है ईरान के सदर इब्राहीम रईसी से। ये यकीनन बहुत ही अहम मुलाकात थी। ये जो मुलाकात थी इसमें दोनों रहनुमाओं ने आपसी जो मामलात हैं वो डिस्कस किए हैं दोनों ममालिक के, और आपसी जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान उनको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, उनको मजबूत किस तरह से बनाया जा सकता है। इस समय कुछ तिजारती मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। ये क्या गुफ्तगू थी ये भी आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे, और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं हमारे वज़ीर ख़ारिजा निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी भी न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं। उनकी भी साइड लाइन मीटिंग्स यहाँ पर हो रही होंगी। किन किन अहम रहनुमाओं से ये अहम रहनुमा पाकिस्तान के मीटिंग्स कर रहे हैं, और ये जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं नाज़रीन, ये किसी भी मुल्क के लिए कितनी अहम होती हैं, इससे कोई भी मुल्क किस तरह से फ़वाइद हासिल कर सकता है अपने मुल्क के लिए, इस पर हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के अंदर। आपको दिखाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जनरल असम्बली के इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी और पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद से ही पायदार अमन मुमकिन है। आलमी अमन के लिए ताकत के तवाज़ुन को दुरुस्त करना होगा। हमें माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीखना होगा। मुश्तरका तरक्की के लिए पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो मरकूज करना होगी। Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond. We confront a host of existential threats, from the climate crisis to disruptive technologies, and we do so at a time of chaotic transition. UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया भर में अब भी 1 अरब 20 करोड़ अफराद गुर्बत के दलदल में फंसे हुए हैं। अफगान अवाम को आलमी मदद की जरूरत है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में रिहाइश पज़ीर अवाम अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का हल 2 मुल्की हल के जरिए ही मुमकिन है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि आलमी तनाज़ात से तकरीबन 1 अरब लोग मुतासर हो रहे हैं। अमरीका सब के लिए महफूज, खुशहाल और मसावी दुनिया का ख़्वाह है। The United States seeks a more secure, more prosperous, more equitable world for all people, because we know our future is bound to yours. Let me repeat that again. We know our future is bound to yours. And no nation ईरान के सदर इब्राहीम रईसी का कहना था कि मगरब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। मगरबी दुनिया में आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा को तमाम अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के एहतराम को यकीनी बनाना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाते हुए कहा कि जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। दुनिया में अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. जनरल असम्बली से ब्राज़ील, कोलंबिया, उर्दन, पोलैंड, क्यूबा, पुर्तगाल, कतर, जनूबी अफ्रीका और तुर्कमानिस्तान समेत दीगर मुल्कों के रहनुमाओं ने खिताब किया और दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगी। अपने खिताब में वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़, पाकिस्तान की मुआशी बहाली और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती तरजीहात से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे।
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का 78वां इजलास जारी है। इस इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक से अहम आलमी रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे अहम रहनुमाओं की यहाँ पर साइड लाइन मीटिंग्स भी हो रही हैं, रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया भी है। और नाज़रीन, इसी इजलास में जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दुनिया भर में जो बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ा चैलेंज जो है वो गुर्बत का है, और फिर एक और बड़ा चैलेंज जिसका दुनिया को सामना करना पड़ रहा है वो है माहौलियाती तब्दीली। उससे मिलने के लिए, उससे निमटने के लिए मिलकर एक हिकमत अमली जो है वो तरतीब देने की ज़रूरत है। यहाँ मुख्तलिफ आलमी रहनुमा जो हैं वो खिताब भी कर रहे हैं। हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो 22 सितंबर को खिताब कर रहे होंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यहाँ पर पेश कर रहे होंगे। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस 78वें इजलास से, इस पर आज हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने न्यूयॉर्क में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने करीब बिरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। अनवारुल हक काकड़ और इब्राहिम रईसी ने दोनों ममालिक के माबैन इक्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मन बार्डर मार्केट के हालिया इफ्तिताह समेत दीगर इक़दामात न सिर्फ सरहदी इलाकों की इक्तिसादी तरक्की में मुआवन साबित होंगे, बल्कि दोनों ममालिक की आवाम की बेहतरी के लिए ठोस अज़म का इजहार भी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमाकारी से मुताल्लिक मुबाहिसे में भी शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्याती अहदाफ के हुसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि पायदार तरक्की के लिए यकसान तरक्की ज़रूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने SDG सरबराह इजलास के एलामिया में पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरफ से पेश करदा बहुत सी तजावीज़ को शामिल करने का खैर मकदम किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इन मुआहदों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जनरल असम्बली का वर्किंग ग्रुप बनाने की तजवीज़ दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने सऊदी अरब और माल्टा समेत दीगर मुल्कों के हम मंसूबों से मुलाकातें की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात में तमाम शोबों बिलखुसूस मईशत, तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी में बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर सऊदी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात का याद किया कि पाकिस्तान सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का बेताबी से मुंतज़िर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब बिरादराना ताल्लुकात के पाबंद हैं, जो बाहमी एतमाद और अफ़हाम व तफ़हीम, करीबी ताउन और एक दूसरे का साथ देने की मुस्तकिल रवायत पर मबनी है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने एशिया सोसाइटी से खिताब में कहा कि भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ देने का हामी है। अफ़गान सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ने भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा ने मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में देर पामन के लिए ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान की। इन दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है और वो ये है कि इन दोनों ने एक दूसरे के 5 कैदियों को रिहा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीक हमने आपको आगाह किया था कि अमेरिका ने ईरान के मुंजमद की गई रकम 6 अरब डॉलर्स जो हैं वो भी कतर के हवाले कर दी है, दोहा के हवाले कर दी है। और उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने ये जो 5 कैदी हैं अमेरिका के, इनको रिहा किया है और उसके बदले में सिर्फ जो मुंजमद रकम थी उसको ही नहीं लिया गया है, हासिल किया गया है, बल्कि साथ साथ अमेरिका के अंदर जो 5 कैदी थे ईरान के, उनको भी रिहा करवाया गया है। लेकिन अब ये तनात आ रही हैं कि जो ही अमेरिका के जो कैदी मौजूद थे ईरान के अंदर, वो जब दोहा पहुँचे हैं तो उसके फ़ौरन बाद अमेरिका ने ईरान पर नई
नई पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। और बरतानिया ने भी एक इंतहाई सख्त बयान दिया है ईरान के हवाले से। कहना उनका यह है कि ईरान सौदेबाजी जो है वो बंद करे, ब्लैकमेलिंग जो है वो बंद करे। ये कैदियों के तबादले के सारे मामले के पस मंज़र में ये सारी बातें हो रही हैं। असल में ये मामला था क्या, और ये रकम जो अब मुंतकिल की गई है ये कब तक ईरान के हवाले की जा रही होगी, और क्या ईरान पर नई जो पाबंदियाँ हैं उसका कोई रिएक्शन ईरान की जानिब से अब आएगा, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में। कतर की सालसी में होने वाले मुआहदे के तहत ईरान ने 5 कैदियों को रिहा कर दिया। 5 अमरीकी शहरियों को अमेरिका से आए हुए तैयारे में दोहा के लिए रवाना किया गया, जहां से वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। ईरान में रिहाई पाने वालों में 51 साल सीमाक नमाजी, 59 साल इमाद शर्की और 67 साल माहिर मौलियात मुरादबाज शामिल हैं, जबकि दीगर 2 की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कतर, ओमान, जनूबी कोरिया और स्विट्जरलैंड की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया कि उनके अनथक कोशिशों से ये नतीजा मुमकिन हुआ। आलमी खबरें से इदारे के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 5 शहरियों की रिहाई के बदले $6 अरब का फायदा उठाया, जबकि अमेरिका ने भी 5 ईरानी कैदियों को रिहा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ईरान से अमेरिकी कैदियों को लेकर तैयारे ने कतर के लिए उड़ान भरी, ईरान के जनूबी कोरिया में मुंजमद $6 अरब की रकम बहाल कर दी गई। अब ये रकम जनूबी कोरिया से दोहा के अकाउंट्स में मुंतकिल हो गई है, जहां माहिदे के तहत कतर इस रकम की इंसानी बुनियादों पर खर्च करने को यकीनी बनाएगा। उधर अमेरिका ने जिन 5 ईरानी कैदियों को रिहा किया, उनमें से सिर्फ 2 दोहा पहुंचने के बाद अपने मुल्क पहुंचे, जबकि 2 ने अमेरिका में ही रहने को तरजीह दी और एक अपने खानदान के साथ किसी तीसरे मुल्क जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 5 अमरीकी शहरियों की रिहाई इंसानी हमदर्दी का मामला है। मुस्तकबिल में भी अमरीका और ईरान इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ऐसे इकदाम उठाएंगे। अगर अमरीकियों ने हिसाब किताब में गलती न की होती तो कैदियों का तबादला 1 साल पहले हो सकता था। इससे एतमाद साजी में भी मदद मिल सकती है। ईरानी सदर ने कैदियों के तबादले और जब्त शुदा सांसों की बहाली पर कतर और ओमान के किरदार को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने अपने 2.5 साल के इक़्तिदार में अब तक 30 से ज्यादा ज़ेर हिरासत अमरीकियों की रिहाई को यकीनी बनाया और दूसरों को रिहा करने के लिए काम कर रहे हैं। President Biden has demonstrated that he's prepared to make tough and difficult decisions. I have no higher priority. The president has no higher priority than making sure that Americans who are unjustly detained anywhere can come home. अमरीकी शहरियों को ले जाने वाला तैयारा जैसे ही दोहा पहुंचा तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी और ईरानी इंटेलिजेंस वजारत को निशाना बनाते हुए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने भी ईरान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो गैर मुल्कियों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना बंद करे। आलमी माहिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों के तबादले और तेहरान के मुंजमद फंड्स की बहाली का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका खलीज फारिस के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर फौजी तैनात कर रहा है और ये इम्कान भी है कि अमरीकी फौजी आबनाए हरम से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर उनकी हिफाजत के लिए सवार हों, जहां से दुनिया को फराहम की जाने वाले तेल का 20% गुजरता है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का 78वां इजलास। दुनिया में पायदार अमन और मुआशी इस्तेहकाम के मसाइल। एक मर्तबा फिर आलमी फोरम पर कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी हो या अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के असरार, मौसमियाती तब्दीलियां और तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश खतरात पर पाकिस्तान की तर्जुमानी के लिए निगरां वजीर आज़म अमरीका में।
माह रबीउल अव्वल की मुबारक साआतें मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ पीटीवी होम। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। कुछ बात करेंगे रूस की और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग जो है ये रोज़ एक से एक नया रुख इख्तियार करती हुई दिखाई देती है, और जिस तरह से इस जंग के आगाज़ में बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार थे वो ये कहते हुए हमें दिखाई दिए कि जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि ये जंग जो है ये फैलती चली जा रही है। और अब हो ये रहा है कि यूक्रेन जो कि ऑलरेडी जंग का शिकार है, उससे करप्शन की बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही खबर आज सामने आई है कि यूक्रेन ने अपने 6 जो नायब वज़राए दिफा थे उनको नौकरी से फारिग कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको आगाह भी कर चुके हैं कि वो अपने जो उनके वज़ीर दिफा हैं उनको भी नौकरी से निकाल चुके हैं। उन पर भी करप्शन का इल्ज़ाम था, लेकिन इसकी बाद में यूक्रेन की जानिब से तरदीद कर दी गई थी। अब ये सारा मामला है क्या इन्होंने कुछ राज अफशा किए हैं जंग से मुतालिक? क्योंकि ये जो 6 नायब वज़राए दिफा जिनको फारिग किया गया है नौकरी से, इनके ज़िम्मे था कि वो जंगी राज जो हैं वो अपने पास महफूज रखते हैं। ये सारा मैटर क्या है, ये मामला क्या है, रिपोर्ट में देखते हैं। एक तरफ रूस के साथ जंग का मैदान गर्म है तो दूसरे जानब यूक्रेन को अंदरूनी तौर पर वजारत दिफा में मसाइल का सामना है, जिस पर यूक्रेनी सदर ने यूक्रेनी वज़ीर दिफा को बरतरफ करने पर 6 नायब वज़राए दिफा को भी ओहदे से हटा दिया है। खबर से इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक काबीना के वज़रा के मुस्तकिल नुमाइंदा ने सोशल मीडिया, वेबसाइट, टेलीग्राम पर वज़ारत दिफा के 6 नायब वज़रा की बरतरफी से मुतालिक बयान जारी किया, ताहम इस हवाले से कोई वजाहत नहीं फराहम की। वज़ीर दिफा ओलेक्सी रिज़नकोव को चंद दिन कबल बदउनवानी के मामले पर बरतरफ किया गया था। वज़ारत दिफा पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मिलिट्री जैकेट्स 3 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीदी गई हैं, ताहम वज़ीर दिफा ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं, जहां व्हाइट हाउस में उनकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्के है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को $24 अरब की अस्करी और इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए कांग्रेस से दरख्वास्त कर रखी है, जहां ये मामला ज़ेर बहस आएगा। अगर ये मुलाकात होती है तो ये यूक्रेन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ये दावा सामने आया था कि उसने रूस के ज़ेर कंट्रोल अपने सरहदी शहर बाखमुत से एक गांव पर भरपूर हमला किया था, जिसमें रूसी फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया गया और उस शहर के एक गांव का कब्जा दोबारा हासिल कर लिया गया है, जहां यूक्रेनी परचम लहरा दिया गया है। ताहम रूस ने दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि वहां पर मॉस्को का कब्जा मजबूत और मुस्तहकम है। गुज़िश्ता रात रूस ने यूक्रेनी तंसीबात पर फिजाई हमले करने का दावा किया है, जिसमें मिसाइल और असलहे के गोदाम, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंटर और ट्रेनिंग फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। रूस ने बरतानिया की जानिब से फराहम करदा मिसाइलों और यूरेनियम के असले को निशाना बनाने का दावा भी किया है। यूक्रेन का कहना है कि जनूबी इलाकों की जानिब दागे गए 17 रूसी मिसाइलों और 24 में से 18 ड्रोन्स को रोक दिया गया था। ताहम इन हमलों में 6 शहरी हलाक जबकि 16 जख्मी हुए हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मगरबी मालिक की जानिब से यूक्रेन को भारी जंगी हथियारों की फ्राहमी का सिलसिला जारी है, जिससे रूस का दिफा मजबूत करने में मदद मिली है। अमेरिका की जानिब से भी यूक्रेन के लिए भारी जंगी इमदाद लड़ाई को तकवीत देने का बायस बन रही है। ताहम नेटो के सेक्रेटरी जनरल का मानना है कि यूक्रेन को रूस पर हमलों में खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, जिस पर खदशा है कि रूस यूक्रेन जंग
तवील अरसे तक जारी रह सकती है, जिससे मजीद नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि इस जंग का नतीजा खेज बनाने में वक्त लगेगा और कोई ये न समझे कि ये मैदान जल्द ही खामोश होने वाला है। और नाज़रीन, अब हम रुख करने जा रहे हैं सोमालिया का। सोमालिया से एक अच्छी खबर आ रही है बहुत अरसे के बाद, वरना जब भी हम सोमालिया की बात कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं बागियों की जानिब से जो नुकसान किया जा रहा होता है उसकी खबरें ज़्यादा हमारे पास पहुँच रही होती हैं। लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि वहाँ कौमी शनाख्ती कार्ड का आम आवाम के लिए, जो आम आवाम है वहाँ पर, उनके लिए इसका इजरा कर दिया गया है और वहाँ के वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से इस बात को बहुत खुशाइंद करार दिया जा रहा है। कहना वहाँ के वज़ीर आज़म का ये था कि अब हम डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं इस डिजिटल कार्ड के साथ। लेकिन नाज़रीन, इस डिजिटल कार्ड की ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान के ताउन से जारी किया जा रहा है और ये नादरा के ताउन से जारी किया जा रहा है सोमालिया के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा मदद की गई है नादरा की जानिब से सोमालियन हुकूमत की, और उन्हें बताया गया है कि तमाम का तमाम तरीक़ाकार किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, और इसी चीज़ को अब मुमकिन कर दिखाया गया है सोमालियन हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के नादरा जैसे इदारे के ताउन से। एक पैकेज है इस बारे में आज हमारे पास, आपको दिखाने जा रहा है। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया ने नादरा की ताउन से एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का आगाज कर दिया। उसे आईडी फॉर अफ्रीका नामी तहरीक के लिए एक संग मील समझा जा रहा है, जिसका हदफ 2030 तक तमाम अफ्रीकियों को डिजिटल शनाख्त फराहम करना है। खबर से दारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म हमदा अब्दी ने मोगादिशु में सोमालिया की जानिब से मुनाकिदा एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमालिया के कौमी शनाख्ती निज़ाम का इफ्तिताह किया। तकरीब में सोमालिया के तरक्याती शराकतदारों पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बरतानिया, अमरीका, खलीजी ममालिक, आईडी फॉर अफ्रीका, सिफारतकारों और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ने शिरकत की। सोमालिया की वज़ीर आज़म ने मुल्क की नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के आगाज में ताउन पर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ और नादरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नया बायोमेट्रिक शनाख्ती निज़ाम शहरियों के लिए मज़ीद मौक़े फराहम करेगा और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए साज़गार माहौल पैदा करेगा। सोमाली वज़ीर आज़म का कहना था कि कौमी शनाख्ती शनाख्त के आगाज से सोमाली अवाम को इन बेशुमार समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जो जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को आगे बढ़ती हुए उनकी मुमकिन तरक्की में रुकावट है। सोमालिया की सदर हसन शेख मोहम्मद ने कहा कि कौमी शनाख्त होने से मुल्क की सलामती में इजाफा होगा और खुदकुश बमबारों, असलियत पसंदों और दीगर मजमूम अनासर की पहचान होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालिया का नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पाकिस्तान की जानिब से सोमालिया को दी जाने वाली $multi-million की ग्रांट का हिस्सा है। ये नीरा और सोमालिया की वजारत दाखिला को सोमालिया के शहरियों को शनाख्त की एक महफूज और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा शक्ल से आरास्ता करके मुल्क की हुक्मरानी, सलामती और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाने के अपने मैंडेट को नाफिज करने का अहल बनेगा। चेयरमैन नादरा असद रहमान गिलानी ने कहा कि नादरा को सोमालिया के नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के कामयाब निफाज और अजरा पर बेहद फख्र है, जो दो तरफा ताउन का वाज़ेह सबूत है। ये कामयाबी एक ज्यादा महफूज और खुशहाल सोमालिया के लिए पाकिस्तान के विजन को तक़वियत देती है, जहाँ हर शहरी को काबिल एतमाद शनाख्त तक रसाई हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल आईडी सिस्टम न सिर्फ सिक्योरिटी को ताकत देगा, बल्कि जामे तरक्की, मुआशी खुद इन्हिसारी और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की राह भी हमवार करेगा। सोमालिया के नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक जदीद तरीन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जो सोमालिया के अवाम को शनाख्त की एक महफूज और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा शक्ल फराहम करेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ये लोग इंसानियत से गिरे हुए रजील लोग हैं। हम बहादुर दुश्मनों का सामना करना पसंद करते हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हम हमेशा हर वक्त आपके खिलाफ खड़े होंगे। क्या महल में इस्माइल पाशा पर तशद्दुद किया गया था? जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए हमारा दुख कभी भी हमारे इंसाफ की राह में नहीं आएगा। एक पाशा जिस पर उस्मानी जिंदान में तशद्दुद किया गया, ये खबर सबके लिए आम होगी। ये अब्दुल हमीद हमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। तारीख खुद को दोहराती है। ये एक बेहतरीन मंसूबा है खलील खालिद साहब। छुप कर बातें सुनना चाहते हैं इनकी।
हम इस मामले को अच्छी तरह सरंजाम देना चाहते हैं। वो सब उस तजुर्बागाह के साथ जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। जब ये जगह ज़मीं बोस हो जाएगी, तुम सब आजाद हो जाओगे। आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे आप? अब हम ये लाजमी करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम में अब हम खबर शामिल करने जा रहे हैं सूडान से। सूडान में सूरत हाल ये है कि वहाँ की सरकारी फ़ौज और वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जो हैं वो जारी हैं। इन झड़पों का आगाज़ हुआ था रवां साल अप्रैल के महीने से, और अप्रैल से लेकर अब तक नाजरीन इन झड़पों के अंदर हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में माली नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये हमले रुकने में नहीं आ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, आपसी लड़ाई है सरकारी फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, ये थमती दिखाई नहीं दे रही है। हज़ारों जाने चले जाने के बावजूद आज जो सरकारी फ़ौज का हेडक्वार्टर है उस पर हमला भी किया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से, उसमें भी एक बहुत बड़े नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। क्या कुछ हुआ है सूडान में, इस रिपोर्ट में जानते हैं। अफ्रीकी मुल्क सूडान में जंग बंदी न होने पर सरकारी फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के माबैन झड़पें शदीद हो गईं। दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में फरीकैन एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला तेज किए हैं। खुर्तूम में इस वक्त शदीद गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है और दोनों अतराफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक पैरामिलिट्री दस्तों ने मुसलसल दूसरे दिन फौज के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसकी वजह से शोले भड़क उठे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि अब फौज के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के साथ झड़पें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज फौज और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाइयों में शिद्दत आ गई थी, जिसके नतीजे में वस्ते खुर्तूम में कई अहम इमारतों को आग लग गई। खुर्तूम का मशहूर स्काई लाइन टावर भी गोलाबारी का निशाना बना, जिसे आग के शोलों की लपेट में देखा गया, और बहुत से दूसरे इमारतें भी तबाही का मंजर पेश कर रही हैं, जो शहर की शनाख्त के तौर पर देखी जा रही थीं। खबर से एजेंसी के मुताबिक खुर्तूम में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, जहां फरीकैन एक दूसरे पर गोलाबारी का सिलसिला जारी रखी हुई हैं। इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और उनकी दीवारें मुतासिर हुई। ये इलाका हर वक्त फायरिंग से गूंजता रहता है। सूडानी फौज के आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान और उनके साबिक नायब RSF कमांडर मोहम्मद हमदान के दरमियान 15 अप्रैल को शुरू होने वाले तसादुम में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस जंग से 50 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं, जिनमें 28 लाख ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो खुर्तूम के गुंजान आबाद महलों में मुसलसल हवाई हमलों, तोपखाने की फायरिंग और सड़कों पर होने वाली लड़ाइयों के सबब फरार होने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते बाजार पर फिजाई हमलों में कम अज कम 51 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि ये जंग के दौरान किए गए बदतरीन हमलों में से एक है। दूसरी जानिब सूडानी फौज के सरबराह अब्दुल फतेह अल बुरहान ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे शुरू कर रखे हैं और जंग शुरू होने के बाद वो 5 रोज कबल तीसरे गैर मुल्की दौरे पर कतर भी गए थे, जहां सूडानी सदर अब्दुल फतेह अल बुरहान कतर के शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के साथ दो तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। ताहम सूडान में जारी जंग को रुकवाने के लिए अभी तक कोई पेशरफ नहीं देखी जा रही। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी और ख़तीर रकम खर्च करने का ऐलान किया है ड्रोन्स ख़रीदने के लिए और बहरी जहाज़ ख़रीदने के लिए। ये जंगी जहाज़ होंगे और ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए एक बहुत बड़ी $965 मिलियन की ख़तीर रकम खर्च करने का
اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس کے تقریباً 30,000 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بحری جنگی مشقوں میں حصہ بھی لے چکے ہیں۔ لیکن کیوں آسٹریلیا کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیوں وہ اپنی بحری سرحدوں کو بہت زیادہ مضبوط بنانا چاہتا ہے؟ کیوں اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ اور ڈرونز خریدنا چاہتا ہے؟ اس پر آج ہمارے پاس ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتا ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی سمندری حدود کی حفاظت کو یقینی بنانے اور دفاعی نظام کو پہلے سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے جدید جنگی طیارے، ڈرونز اور ہتھیار خریدے گا۔ اس مقصد کے لیے آسٹریلوی حکومت نے 965 ملین آسٹریلوی ڈالر کی رقم مختص کر دی ہے۔ حکومت شمالی اڈوں پر نئے سرے سے توجہ مرکوز کرنے کے لیے نیا ڈرون سسٹم حاصل کرے گی اور اپنے 14 بوسیڈن طیاروں کے بیڑے کو بہتر بنائے گی۔ آسٹریلوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپنی سمندری نگرانی کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک نیا ڈرون خریدے گی اور 1.5 بلین آسٹریلوی ڈالر کے معاہدے میں موجود کشتی اور جوابی طیارے کو اپ گریڈ کرے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ طیاروں کی اپ گریڈیشن سے آبدوز مخالف جنگ، میری ٹائم سٹرائک اور انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ پہلا پوسیڈن 2026 میں اپ گریڈ پروگرام میں داخل ہوگا۔ حتمی ہوائی جہاز 2030 تک مل جائیں گے۔ اضافی ٹائٹن کی خریداری سے آسٹریلیا کے شمالی اڈوں سے آپریشنز میں اضافہ ہوگا۔ دفاعی وزیر نے کہا کہ یہ اڈے ملک کی دفاعی حکمت عملی کے جائزہ میں 6 ترجیحات میں سے ایک ہیں۔ آسٹریلوی فوج کے میجر نے کہا کہ یوکرین کی فوج کے حال ہی میں زیر استعمال آنے والا تباہ کن اثرات کا حامل ہتھیار طویل فاصلے تک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل بھی آسٹریلیا نے اپنے سمندری حدود کے حوالے سے خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ 2 ماہ قبل بھی آسٹریلیا نے امریکہ سے مل کر بڑی بحری مشقوں کا آغاز کیا تھا، جس میں 30,000 سے زائد فوجیوں نے حصہ لیا تھا۔ ان مشقوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے براہ راست تجربات کی گئی تھی اور مشقوں سے چند ماہ قبل امریکہ سے خریدے گئے دفاعی سسٹم کی نمائش بھی کی گئی ہے۔ اس وقت بھی آسٹریلوی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی دفاعی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے امریکی ساختہ 20 جدید ہرکولس ایئر کرافٹ خریدے گا۔ ان طیاروں کی پہلی کھیپ 2027 تک ملنے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین کے نزدیک بھی اقدام ایشیا بحر الکاہل میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت پر تشویش کے تناظر میں کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل آسٹریلیا کے جوائنٹ آپریشنز کے سربراہ یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک چینی جاسوس جہاز کو آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل کے قریب اس وقت دیکھا تھا جب جنگی مشق کی تیاریاں جاری تھیں۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ٹھوس دفاعی معاہدے کی شرائط پر مذاکرات جاری ہیں، جس کے سبب دونوں ممالک کو کسی بھی مشکل کی صورت میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل ہوگا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ اسی قسم کے مضبوط فوجی معاہدے کی کوشش ہے جیسا امریکہ کا اپنے قریبی اتحادیوں جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت دونوں میں سے کسی بھی ملک پر حملے کی صورت میں امریکہ اور سعودی عرب ایک دوسرے کو فوجی سپورٹ فراہم کریں گے۔ اسرائیلی فورسز نے نہتے فلسطینیوں پر ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں۔ صہیونی فورسز کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین اور غزہ کی پٹی میں 4 فلسطینی شہید کر دیے گئے جبکہ 30 افراد زخمی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے پر قائم جنین پناہ گزینوں کے کیمپ پر منگل کی رات کارروائی کی، جبکہ اس دوران پناہ گزینوں کے کیمپ پر ڈرون حملہ بھی کیا گیا۔ جنین میں وزارت صحت نے بتایا کہ شہر کے خلیل سلیمان سرکاری ہسپتال اور ابن سینا اسپیشلائزڈ ہسپتال میں 3 شہداء کی لاشیں اور 30 زخمی لائے گئے۔ ان میں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر غزہ کی پٹی میں قابض فوج نے 4 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے آپریشن کیا، جس میں ایک نوجوان شہید اور 11 شہری زخمی ہو گئے۔ آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ میں مسلسل دوسرے روز آپریشن جاری رکھتے ہوئے آرمینیا کے علیحدگی پسندوں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ آذربائیجان حکام نے کہا کہ نگورنو کاراباخ میں یہ آپریشن آرمینینز کے ہتھیار ڈالنے تک جاری رہے گا۔
आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मीनिया की मुसल्लह फोर्सेस की फौजी तनसीबात, जिसमें फौजी गाड़ियाँ, आर्टलरी और एयरक्राफ्ट तनसीबात को भी बेअसर कर दिया गया है। दूसरी जानिब नगोर्नो कराबाख हुकाम का कहना है कि हमले में 2 आम शहरियों समेत 27 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि हमले के आगाज से अब तक मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग 3 साल कबल शुरू हुई थी और नगोर्नो कराबाख को बैनुल अक़वामी तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। दोनों मुल्कों के दौरान 2020 में भी जंग हुई थी, जिसमें 200 एहलकार मारे गए थे। खुदे की दौरे हुकूमत में भारतीय बैंक करप्शन का गढ़ बन गए। भारतीय बैंकों ने मार्च 2023 में पिछले साल के 25.50 बिलियन डॉलर के गर्दिशी कर्जों को माफ कर दिया। पिछले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर की जानिब से 129 बिलियन डॉलर के कर्जों की छूट दी गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों से इन कर्जों की वसूली में बरसों लग सकते हैं। जानबूझकर माफ किए गए कर्जे ज्यादातर डिफॉल्टर्स और प्रमोटर से वाबस्ता हैं। बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक बड़े कर्जों की गैर वसूली मुल्क में बड़ा बहरान पैदा करके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को तबाह कर सकता है। बैंकों में करप्शन और कर्जों की गैर वसूली मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते वाकयात की अहम वजह है। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने टैक्स नादहिंदगान की बढ़ती शरह मोदी की मिली भगत और लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। यूरो जोन में महंगाई की शरह कम हो गई। यूरोपीय यूनियन की शुमारियात की एजेंसी ने बताया कि 20 ममालिक की जोन में कीमतें अगस्त में 5.2% तक गिर गईं, जो जुलाई में 5.3% थीं। यूरोस्टेट ने यह भी कहा कि माह अगस्त में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 9.7% इजाफा हुआ, जिसके बाद 31 अगस्त को शाया होने वाले अपने 9.8% के आदादोशुमार पर नजरसानी की। आदादोशुमार से पता चलता है कि 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन में महंगाई की शरह अगस्त में 5.9% पर आ गई, जो इससे कबल जुलाई में 6.1% थी। न्यूजीलैंड में 6 शिद्दत का ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं है। न्यूजीलैंड में ज़लज़ला पर नजर रखने वाले इदारे ने बताया कि बुध की सुबह 9:14 पर जनूबी जजीरे के बरकज में ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 6.0 और गहराई 7 मील थी। ज़लज़ले से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और वो घरों से बाहर निकल आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 में न्यूजीलैंड में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 185 अफराद हलाक हुए थे।